नमस्कार, चर्चा में स्वागत है आपका। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत में हर दूसरे सेकंड में एक बच्चे का जन्म होता है और इस तरह से जब पूरा दिन खत्म होता है तो 42,434 बच्चे जो हैं हमारी आबादी में जुड़ चुके होते हैं। और कुल मिलाकर देखें तो इस तरह से जो भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उतनी बड़ी आबादी के लिए स्तरीय शिक्षा का इंतजाम करना, स्वास्थ्य का इंतजाम करना, घर और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। इसलिए पिछले कई दशकों से हम देखते हैं कि लगातार जो जनसंख्या नियंत्रण जैसी बात जो है, जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर जो है काफी केंद्र सरकारों का जोर रहा है। और इस वक्त जो है हम कहें तो कुल मिलाकर जनसंख्या का स्थिरीकरण यानी कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो है एक भारत के लिए बहुत बड़ा मसला जो है, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और आज के दिन ये मौका होता है कि जनसंख्या विश्व में जो पूरी दुनिया में जो जनसंख्या उससे जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उस पर जागरूकता फैलाने का दिन होता है। तो जाहिर तौर से आज हम बात करेंगे भारत के लिहाज से कि जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का मुद्दा है वो कितना चुनौतीपूर्ण है, क्या लक्ष्य अब तक हम हासिल कर चुके हैं और क्या चुनौतियां अभी भी हमारे सामने, इस पर आज हम बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करा दें, हमारे साथ मनोज झालानी साहब हैं। मनोज झालानी साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। और हमारे साथ वेंकटेश श्रीनिवासन जी है। वेंकटेश श्रीनिवासन जी असिस्टेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वेंकटेश जी आने के लिए। इससे पहले कि हम दोनों मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर और भारत की चुनौतियों के संदर्भ में हमारी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। करीब 100 लोगों का देश, और जिस रफ्तार से भारत की आबादी बढ़ रही है, विशेषज्ञों का मानना है कि इस सदी के मध्य तक भारत की आबादी 168 करोड़ तक पहुंच सकती है और 2050 तक आबादी के मामले में हम चीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं? दुनिया की आबादी के हिसाब से तुलना करें तो विश्व का जनसंख्या घनत्व 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एशिया का जनसंख्या घनत्व 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में हर एक वर्ग किलोमीटर भूमि पर 324 लोग आश्रित हैं। ये आंकड़े अपने आप में सारी कहानी कहते हैं। फिर इतनी बड़ी आबादी के लिए स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और घर की सुविधाएं जुटाना एक अलग चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन यानी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य हासिल करना बेहद जरूरी है। हालांकि भारत सरकार ने 2045 तक 145 करोड़ की आबादी को जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा था, पर तमाम कोशिशों, नीतियों और योजनाओं के बावजूद इस लक्ष्य को हासिल करने में हम पिछड़ गए और अब 2060 को नया लक्ष्य वर्ष घोषित किया गया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम इस नए लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? तो चुनौती से निपटने के लिए कितनी तैयारी, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होता है वो होता है कि जब आपकी जनसंख्या में जो है एक जो जनसंख्या का साइज है वो नहीं बदलता और आपका जो ग्रोथ रेट है, जनसंख्या ग्रोथ रेट है वो 0 हो जाता है और जब जन्म दर और आपका मृत्यु दर जो है वो बराबर होता है। पर चुनौतियां इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत सारी है। मनोज जी, कुल मिलाकर देखें तो हम लक्ष्य से बहुत पीछे रहे, नए लक्ष्य तय किए, पर सवाल वो ये क्या नए लक्ष्यों के लिए भी हम तैयार हैं? चुनौतियां बहुत सारी हैं, कैसे देखते हैं आप? ये एक ऐसा ग्लास है जो आधा भरा है आधा खाली है। मतलब अगर हम देखेंगे तो 1951 से हमने फैमिली प्लानिंग के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट, दुनिया का पहला देश था। हाँ, जिसमें उस समय 6 का हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट उस समय था, वो 2010 में 2.5 हो गया है और हमारा लक्ष्य 2.1 तक पहुंचने का। 2.1 तक का लक्ष्य था 2010 में पहुंचने का। अभी जो अनुमान है उसमें कि करीब 2020-2021 तक हम लोग 2.1 का लक्ष्य हासिल करेंगे। उसमें से भी अगर हम देखेंगे तो 21 स्टेट्स ने, तो 35 में से 21 स्टेट्स ने ऑलरेडी कर लिया है। सिर्फ 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका 3 से ज्यादा है, जो बड़े बड़े कुछ यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इस तरह के स्टेट्स हैं। नाउ फ्रॉम 6 TFR to 2.5 we have come, so that's a big improvement. अगर हम देखेंगे जैसे NRHM लागू हुआ उस समय हमारा 2.9 था,
और पिछले 5 साल 2005 से लेकर 2010 में 0.4 पॉइंट्स का डिक्लाइन अभी हुआ है पिछले 5 साल में। और इसका श्रेय बहुत हद तक एनआरएचएम को जाता है। हाँ, इसका श्रेय मैं नहीं कुछ हद तक निश्चित तौर पर एनआरएचएम जाता है। बाकी एक जो जनरल शिक्षा का वृद्धि है, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, लिटरेसी बढ़ रही है, एज एट मैरिज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उन सब वो भी डिटर्मिनेंट्स ऐसे हैं जिनका इम्पैक्ट होता है। तो एक ब्रॉडर अवेयरनेस जनरेशन, सम डिग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फीमेल एजुकेशन में वृद्धि और एनआरएचएम के माध्यम से जो हम आईईसी कर रहे हैं और रेंज ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, बोथ लिमिटिंग मेथड्स, स्पेसिंग मेथड्स, उन सब के माध्यम से इसमें मदद मिली है कमी करने में। कुल मिलाकर आप कहते हैं कि आधा गिलास जो है वो भरा है और आधा गिलास खाली है। लेकिन जी ये जो आधा गिलास जो खाली रह गया उस पर पहले बात करता हूँ। भरे गिलास के बारे में मनोज जी हमें बताएंगे, लेकिन जो खाली रह गया कहाँ हम लोग जो है दरअसल चूक हुई? क्या इसमें जो राज्यों का हिस्सा है, जैसे कि मनोज जी ने बताया कि कुछ राज्य जो है उन्होंने लक्ष्य हासिल किया, कई राज्यों ने किया, पर कुछ लक्ष्य में पिछड़ गए। तो क्या ये राज्यों के स्तर पर जो है चूक हो रही है या फिर आप लार्जर पिक्चर भी देखते हैं? मैं बिल्कुल राज्यों के स्तर पे जो यदि देखेंगे तो करीब 14 जो बड़े स्टेट्स है इंडिया के, वो ऑलरेडी जो फर्टिलिटी रेट 2.1 जो है वो अचीव कर चुके हैं। बाकी जो राज्य हैं, जैसे जलानी साहब बता रहे थे, जो बड़े स्टेट्स हैं वो पहुंच नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? वो इसलिए है कि वहां पे सर्विसेज की जो अवेलेबिलिटी है अभी पूरी नहीं है। सर्विसेज यदि अवेलेबल कराना है तो हमें सिर्फ गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर ही नहीं निर्भर करके प्राइवेट सेक्टर को भी हमें जोड़ना चाहिए। यदि सर्विसेज नहीं है, जैसे मैं अभी देख रहा था पिछले हफ्ता एक नॉर्थ इंडियन स्टेट में करीब 10 वहां पे सर्जन्स थे, ओबीजीवाइन जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 10 लोग थे। सिर्फ उनमें से 2 ही सरकार में काम कर रहे हैं, बाकी बाहर प्राइवेट में काम कर रहे हैं। यदि आपको सर्विसेज देनी है तो उनको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो अनमेट नीड है, लोग अनमेट नीड का मतलब यह है कि लोग सर्विसेज लेना चाहते हैं लेकिन सरकार दे नहीं पा रही है। तो इसको जब तक हम अपन पूरा नहीं कर पाएंगे तो जो लोग खड़े हैं अपने दरवाजे पे कि हमको सर्विसेज चाहिए, उनको यदि सर्विसेज नहीं देंगे तो हम कहां से हम अपने टारगेट्स या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो खाली ग्लास का जिक्र चल रहा है उसमें आपको लगता है सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, जो हर एक तक जो है सर्विसेज पहुंचाना, उसमें हम लोग शायद कहीं पीछे हैं। उसमें कुल मिलाकर आप क्या चुनौतियां देखते हैं? फंड की आपको लगता है कि इस मामले में कमी, हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर काफी धनराशि मुहैया कराई है, या फिर प्राइवेट को आप किस तरह से इसमें पार्टनरशिप ले सकते हैं? ये इसके लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं सरकार की? आपने ठीक मुद्दा उठाया है कि जो अनमेट नीड है और वो काफी हाई है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का और चुनौती का विषय है कि जो लोग की जो जरूरत है वो जरूरत पूरी होनी चाहिए। अगर वो लोगों की जरूरत ही पूरी हो जाए अनमेट नीड की, तो हमारा जो लक्ष्य है वो हम हासिल आसानी से कर लेंगे। उसमें आपका ये भी सुझाव सही है कि हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को रखना चाहिए। ऑलरेडी वैसे हमारा फैमिली प्लानिंग का स्कीम है जिसमें कि हम लोग जो भी ट्यूबेक्टोमी करते हैं या उसमें प्राइवेट सेक्टर में यदि कराया जाता है, उनका एक जिला स्तर पर एक समिति रहती है जो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देती है, और वहां पर जो किया जाता है, जैसे ट्यूबेक्टोमी की जाए तो 2000 रुपीज पर केस हम उस संस्था को उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से एक मैकेनिज्म जरूर विकसित किया गया है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो। इवन हम लोग जो जनसंख्या स्थिरता कोष है उसके माध्यम से भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट को एंकरेज करते हैं और उनको इसके लिए इंसेंटिवाइज करते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर दरअसल इंसेंटिव बहुत चाहता है, खास करके हेल्थ के सेक्टर में। जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर जो है, हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में जो है बहुत हेल्थ को लेकर जो है नर्सिंग होम, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुलते हैं, पर जो नीडी लोग हैं वहां तक जो है प्राइवेट सेक्टर जाता नहीं। क्या इसको लेकर भी सरकार चिंतित है? सरकार को लगता है कि कैसे वहां तक जो है प्राइवेट सेक्टर को एक्टिव किया जाए? दरअसल देखिए, हमें दोनों तरफ काम करने की जरूरत है। एक तो खैर पब्लिक सेक्टर सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कि हम लोग लोगों की जरूरतों को केटर कर सकें। उसमें कुछ कार्रवाई चल रही है। हम लोग जैसे फिक्स डे सर्विसेज हमारी संस्थाओं में सुनिश्चित हों, पोस्टमार्टम जो हम IUCD या पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आशा के माध्यम से अभी हमने एक बड़ा मेजर कैंपेन लिया है कि आशा के माध्यम से डोर स्टेप पर हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स बांटते हैं। हाँ जी, हम उसमें मतलब चाहे तीनों तरह के कॉन्डोम्स हैं या ओरल पिल्स हैं या इमरजेंसी
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो सब हम लोग आशा के माध्यम से इवन ऑन सम टोकन वो रेम्यूनरेशन वो कॉस्टिंग के आधार पर वो कर सकती है। एक नॉमिनल चार्ज लेते हैं 10% मेरे ख्याल से कॉन्ट्रासेप्टिव की कीमत का हाँ, किस तरह का बहुत ही सस्ता है। 1 रुपए का हम पूरा ओरल पिल का पैकेट दे देते हैं। 1 रुपए में 3 कॉन्डोम्स दे देते हैं और 2 रुपए में इमरजेंसी पिल जो बाजार में 100 रुपए की मिलती है, वो 2 रुपए में इमरजेंसी पिल जो है वो आशा के माध्यम से ये जो योजना पिछले साल ये बात हुई थी कि 150 डिस्ट्रिक्ट में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, इसको लेकर किस तरह की फीडबैक है? इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह के रिजल्ट्स है इसके अब तक? देखिए, अभी तो 1 ही साल हुआ है। 233 जिलों में हमने इसको लागू किया है, जहां पर कि ये फर्टिलिटी ज्यादा थी, उन पर खास तौर से हमने ध्यान दिया है। और जो रिस्पांस हमने लिया है, हमने अपने एक मदर चाइल्ड हेल्थ डेस्क है जिसमें हम सीधे आशा से बात करते हैं, तो रोजाना करीब 100 आशा से बात की जाती है और कभी कभी 500 आशा से भी रोजाना बात होती है। उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जो फीडबैक मिल रहा है डायरेक्टली और जो इन्फॉर्मेशन हमें जिलों से, स्टेट से मिल रही है, उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस इस योजना को मिला है कि जहां पर आशा 2 स्टेप पर ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स उपलब्ध करा रही हैं। वेंकटेश जी, सरकार की जब नीतियों की बात है, चाहे आशा या दूसरे प्रोजेक्ट्स हों, बहुत बार जो है सरकार, ये ठीक बात है कि 1 साल में किसी भी पॉलिसी के रिजल्ट जो है आप एसेस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बार कई सालों के बाद लगता है कि ये पॉलिसी शायद उस हद तक जो है कारगर नहीं साबित हुई। आप जबकि बाहर से देखते हैं सरकार को, तो आपको लगता है सरकार जो इस दिशा में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की दिशा में जो कदम उठा रही है, नीतियां जो बना रही है, वो सही दिशा में है? कहीं आपको लगता है कि दिशा में भी थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है अगर लक्ष्य, अब नए लक्ष्य हमको हासिल करना है? जैसे नीतियों के बारे में बात करें तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 का, बिल्कुल बैलेंस्ड है। कि कहीं भी ये नहीं कहता है कि किसी मेथड को तोपा जाए किसी के ऊपर। ये बिल्कुल नीति तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वहां पे कुछ सुधार जरूरत है। जैसे ये आशास का जो स्कीम है, यूएनएफपीए बरवानी डिस्ट्रिक्ट जो एमपी के काफी इंटीरियर और काफी डेवलपमेंट वहां पे अभी भी जरूरत है, वहां पे हमने आशा का एक स्कीम चलाया। पिछले 11 महीने से जुलाई में 1 साल हो रहा है, तो 1 साल होगा, तो उसमें वहां पे आशास को हमने ट्रेन किया, लेकिन रेगुलर ट्रेनिंग और हर महीना उनसे मीटिंग किया। तो जहां पे 15 से 19 जो वर्ष के जो मैरिड जो कपल्स हैं, उनमें जब 3% कपल प्रोटेक्शन रेट था, वो सिर्फ 11 महीने में 12% हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोग सर्विसेज चाहते हैं, और यदि हम ये आशास को रेगुलरली ट्रेन करें, उनके लिए सपोर्टिव सुपरविजन हम दें एएनएम्स के माध्यम से, और उनको जो मेथड्स है वो मुहैया कराते जाएं, तो लोग तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग, फॉलो अप, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। इसके बिना हम ये अपेक्षा करें कि नहीं हम मेथड दे दें तो आगे चल के लोग प्रमोट कर देंगे, वैसा थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। ये हमारे अनुभव। यानी निरंतर जो है इन पर नजर रखना और जो है लगातार इस पर काम करना बहुत जरूरी है अगर इन कार्यक्रमों की हम सफलता चाहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी आबादी के लिए हमें सब कुछ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया करानी पड़ेगी। लेकिन आबादी को लेकर जब आबादी की बात चलती है, एक दूसरा पहलू भी है जिस पर लोग बात करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।